मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 205वीं कक्षा, तीसरा अध्याय, प्रथम पाद, 45वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, भी ह्री भृगवान श्लुवच्च में उदाहरण विभयान चकार विभाया आया था, तो इसमें विभयान चकार, इसमें द्विर्वचन नीचे क्यों लगाए थे? भय नेची द्विर्वचन नेची क्यों लगाया था? हाँ, भय अच तो है ना, भय गुण करने के बाद द्वित्व किए तो भय भय ऐसा करेंगे। नहीं तो उसमें ऐसा आवश्यक नहीं है। देखो, जहाँ कल जो चर्चा हो रही थी कि यदि अच नहीं होता है तब तो फिर करना अनिवार्य होता ही है उस अवस्था में। कल किस प्रसंग में आया था ये? मैं नहीं पूछा था कि द्विर्वचन नीचे के बाद। हाँ, कौन से उसमें सिद्धि में? जैसे चक्रे। चक्र में तो हमने यणादेश कर लिया था ना, वहां तो अनिवार्य था लगना। आस आस आसन। आस, अस धातु में? हाँ, लिट लखा अनुप्रयोग करते समय। नहीं तो अस धातु आसान चकार में नहीं, अनुप्रयोग में। पाठयामास। हाँ, पाठयामास। तो पाठयामास में हमने पाठयाम पहले बना लिया था, नहीं उसके आगे आस का प्रयोग किया है जो हाँ उसी जी, में तो उसी में तो विषय आ सकता है। हाँ जी, उसमें तो वहां हमने कोई आदेश तो किया नहीं है। पर निमित्तक अजादेश भी तो होना चाहिए ना। कोई कोई और उदाहरण था शायद। चलो, जो भी रहा हो, तो उसमें यदि हम कर भी लेते हैं तो कोई हानि नहीं है। जैसे जहां पर अच नहीं है वहां तो होना ही है। अब जैसे यहाँ की जो बात हो रही है विभयाम में, तो चकार में आएगा ना। चकार में ये स्थिति आएगी कि क्री में हमने पहले वृद्धि कर ली, ठीक है ना। नल परे है तो वृद्धि करके कार बना लिया। अब उसके बाद लिट धातु और अभ्यास से जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में वृद्धि और ये जो रपर हुआ है सारा, ये पूर्व अवस्था में आकर के क्री और कार ऐसे द्वित्व हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं है उसमें, क्री और कार। अब वहां पर क्री को व्रत लगा देंगे। अब यद्यपि कोई उस तरह से बनाना चाहे कि नहीं करना है द्विवचन, वो रूपातिदेश नहीं करना है, आपत्ति तब भी कुछ नहीं है, क्योंकि कार को हम द्वित्व कर लेंगे तब भी वैसे ही बनेगा। वहां उरत लगा करके हमने आकार किया, यहाँ पहले से ही आकार है, उसको ह्रस्व से ह्रस्व कर सकते हैं। बहुत से स्थल ऐसे आएंगे। लेकिन एक रूपता रखने की दृष्टि से हम यदि द्विवचनी को लगा लें तो कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी कि जहां पर रूपातिदेश करके कोई भिन्न रूप बनने लगे। आज के उदाहरणों में भी कुछ ऐसे आएंगे इस प्रकार के कि जहां पर हम अगर रूपातिदेश न करें तब भी वही बनता है, करें तब भी वही बनता है। लेकिन जहां पर द्विवचन निमित्तक अच है, क्योंकि अचह परस्मिन पूर्व धातु तो केवल ये कहता है कि पर निमित्तक अजादेश। अब पर यदि वो द्विवचन निमित्तक भी है साथ में तब ये लगता है द्विवचनी जी। और पर यदि द्विवचन निमित्तक नहीं है, मात्र केवल अजादेश ही हुआ है, तब ये सूत्र नहीं लगेगा। द्विवचन निमित्तक भी हो, ठीक है ना, तो द्विवचने अच्छी।
चलो, और क्या है? यही था आचार्य जी। आचार्य जी, एक बार विभयान चकार बनाते हैं कृपया। हाँ, चलो तुम बोलो, हम्म, सुनाया करो, सिद्धियों को थोड़ा अभ्यास रहेगा। अम, हम्म। भी अणिच। हम्म, धातु भी है ना, ये भी भये, तो सीधा पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिट आ लकार को ले आएंगे। मतलब बनाएंगे फिर आम पढ़ते हैं। हम्म। भी लिट, फिर भी आम लिट। अब श्लुवत हो जाएगा, तो द्वित्व होगा। आम श्लुवत हो जाएगा। हाँ, आम को श्लू के समान मान लिया तो श्लू से द्वित्व की प्राप्ति होगी, लेकिन द्वित्व करने से पहले जो अंतरंग कार्य है उसको गुण। पहले कर लेंगे, तो भी को गुण की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना, और अयादेश भी हो रहा है। तो ये दोनों कार्य पहले कर लो। अब दोनों कार्य करके शायद यहीं पर हो सकता है कल शंका उठाई हो कि यहाँ पर हम द्विर्वचनचि लगाएं या न लगाएं। तो यहाँ पर क्या स्थिति है, आम है जो कि श्लू के समान माना गया है, तो द्विर्वचन का निमित्त तो हो ही गया वो। आम को जब श्लू के समान मान लिया तो द्विर्वचन का निमित्त बन चुका है वो। और अजादेश क्या हुआ है उसको मान करके, गुण और गुण, गुण अयादेश। और आय, दो अजादेश हुए हैं, गुण और आय। अब गुण और आय दोनों को ही हटा देंगे, पूर्व अवस्था में आ जाएंगे द्विर्वचनचि लगा करके। तो पूर्व अवस्था में आ गए तो फिर भी ही आ गया अभ्यास में, इधर भय ही रहेगा। गुण और आदेश के बाद की जो स्थिति थी भय, ये ऐसा ही रहेगा। ये और एकाचुद्ध से होगा। एकाचो द्वे प्रथमस्य, तो एक ही अच तो है उसमें, अच भी एक ही है, हाँ कोई जी। बात ही नहीं है, तो भी भय। अब यहाँ भी भय नहीं, ये तो उसका है। अ, भी का। हाँ हाँ, ये भी, हाँ ये भी भय का ही है, ठीक है। तो भी भय, अब यहाँ पर ह्रस्व से ह्रस्व करके और अभ्यास चर्चा लगा करके विभयाम, इतना बना लिया है बस। अब आगे की प्रक्रिया कृंचानुप्रयोजितेलिटी ये लगा करके प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये लिट का तो लुक हो जा कर लेंगे पहले ही आम से। सिद्धि में सुनाने लगा तुम्हारी जगह पर। तुम लोग बोलो आगे। आम का लिट का लुक हो गया आम से। फिर कृंचानुप्रयोज्यते लिटि से लिट पर रहते क्रिं का अनुप्रयोग, तो लिट हम लाएंगे। हम्म। क्री का लिट लगा। हाँ हाँ, क्री का, जब चकार बोल रहे हैं तो क्री का अनुप्रयोग करो। विभयाम और क्री। क्री क्री का लिट लकार करो, चकार क्री णल हम्म। कार अ। फिर अ, अभ्यास में द्वित्व क्री कार अ। फिर उरत कर कार अ। फिर हलादिशेष क कार अ कुरुषु च कार चकार। तो यहाँ पर भी हमने लगाया दीर्घवचनची, क्योंकि नल को मान के वृद्धि पहले ही कर ली थी कार करके, उसके बाद क्री कार ऐसे वित्त कर लिया। तो यही शैली एक अपनाते रहो, तो उसमें बाधा नहीं आएगी कहीं पर भी, कि जहां पर भी यदि निर्वचन निमित्तक प्रत्यय है आगे, और वो भी आजादी है, निर्वचन निमित्तक भी हो आजादी भी हो, निर्वचने अच्छी, तो वहां पर रूपाधिदेश करेंगे। अच्छा जी, निर्वचनेची लगाए या न लगाए एक ही रूप बनता है ना, तो क्या विभयान चकार सब जगह मतलब। फिर बनेगा एक ही रूप, कि सर्वत्र यही स्थिति बन जाए। निर्वचने जी के उदाहरणों को देख लो, वहां पर क्या है स्थिति, ये सब जगह की स्थिति वो ठीक है, कहाँ कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर न करें हम रूपाधिदेश तब भी वही बनेगा, लेकिन बहुत से स्थल ऐसे आएंगे जहां पर द्वित्व की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। जैसे चक्रे बना के देख लो,
चक्रे में हम जो क्रय जनादेश कर लिया, कर लो, दे तो किसको करोगे, अच्छा है ही नहीं। तो ये तो ठीक है कि कुछ स्थल ऐसे मिलेंगे जहां हम रूपादेश करें या न करें, लेकिन सूत्र जब पर्जन्य के समान होते हैं तो उनको लगाएंगे, कोई बाधा नहीं है उसमें। चलो आगे चलते हैं फिर। तो अगला सूत्र है शल एगुपधा दनिटः क्षः। चिली का प्रसंग चल रहा था, और एक सामान्य जो आदेश होता है सिच, वो पीछे आ चुका है चिली के स्थान पर सिच। अब ये जो सारे सूत्र हैं आगे, यहाँ से जो प्रारंभ हो रहे हैं अब, और चिण तक जाएंगे ये, तो ये सब सूत्र चिलेह सिच के अपवाद हैं। कहीं नित्य अपवाद होंगे, कहीं वैकल्पिक अपवाद कहलाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र है ये चिली का अपवाद, इसलिए चिलेह की अनुवृत्ति को ही आगे ले जाएंगे अब आगे के सूत्रों में। तो शलह पंचम एक वचनांतम, युगपधात पंचम एक वचनांतम, अनिटः षष्ठी एक वचनांतम, क्षः प्रथम एक वचनांतम। युगपद में बहुरी समास है, एक उपधा यस्य स युगपधः, और अनिट में न विद्यते इट यस्य, जिसका, इट नहीं है यूं कह लो, या जिसके स्थान में इट नहीं है, क्योंकि हम आदेश और आगम में एक ही व्यक्ति तो मानते हैं षष्ठी। वो ठीक है कि आदेश हटा करके बैठता है, आगम पास में बैठ जाता है, लेकिन षष्ठी तो रहती ही है। तो हम यस्य कह सकते हैं, न विद्यते इट यस्य। तो ये किसका बनेगा विशेषण फिर, धातु का बनेगा या प्रत्यय का? इडागम किसको होता है, धातु को होता है या प्रत्यय को? प्रत्यय को होता है। ये तो हम औपचारिक रूप से कह देते हैं कि धातु सेठ है या निट है, क्या ये सत्य है वाक्य? धातु कभी सेठ या अनिट होती है क्या? धातु को यदि अनिट बोलना है तो हम अनुदात्त कह के बोलेंगे उसको, एकाच उपदेशे अनुदात्ता। अनुदात्ता। और पूरी पंचमी दी है देखो वहां पर, अनुदात्त से उत्तर, इसका अर्थ है इट तो किसी और को होगा ना। तो सेठ और अनिट तो प्रत्यय बनेगा, धातु नहीं बनेगी। तो धातु सेठ है अनिट है, ये व्यवहार औपचारिक है, ठीक है। धातु कभी भी सेठ या अनिट नहीं होती है। जो गिनती करते हैं ना हम कि अनिट धातुएं हैं इतनी सारी है, तो ये केवल औपचारिक प्रयोग है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है ये अनिटः षष्ठी मानी गई है, तो ये चिली के साथ में घटाएंगे इसको, चिले जो ऊपर से आ रहा है। और दो पंचम्यंत हो गए इसमें, शलह और युगपधात, ये धातु के बन जाएंगे विशेषण। तो शलंतः युगपधः धातोः परः अनिटः चिलेः स्थाने क्ष आदेशो भवति। और लुंगी सर्वत्र आई रहा है, लुंगी परतः। तो धातु में दो विशेषताएं देखी जाएंगी केवल, अंत में शल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, और उपधा, उपधा एक होनी चाहिए। उपधा एक होनी चाहिए या उपधा में एक होना चाहिए? उपधा एक होनी उपधा एक होना चाहिए। हाँ, तो ये भी हम वाक्यों का ध्यान रखें अपने कि क्या बोल रहे हैं। बोलने में आ जाता है ऐसा कि उपधा में एक है उपधा में एक नहीं है, उपधा कोई आधार नहीं है उसका, वो उपधा ही एक है, जिसको हम उपधा कह रहे हैं वही एक होना है। तो उदाहरण देखो, अधुक्षत। अब धातु क्या है इसमें, दुह प्रपूरणे। दो धातु का ही तो है। जी। हाँ, तो दुह प्रपूरणे, इस धातु से लुंग लकार ले आए और चिली आ गया, अडागम हो गया। अ दुह चिली और तिप का तकार। अब इसके बाद सिच की जो प्राप्ति हो रही है उसको रोक करके उसमें चिली के स्थान पर स आदेश कर दिया। स में ककार अनुबंध है,
तो स रह गया, अ दुह स और तिप का तकार। अब स के कित होने से गुण तो होगा नहीं दोह को, ठीक है ना, वो भी समस्या दूर हो गई। इसको बंद कर देना है, इसकी माइक को तेजस्विनी। तो दोह में यहाँ पर गुण की प्राप्ति जो हो रही है वो नहीं हो पाएगी, कित होने से रुक जाएगा। अब इसके बाद हकार जब अंत में होता है तो सामान्य सूत्र तो लगता है होढ़ा, लेकिन उसी के आगे फिर उसका अपवाद सूत्र है होढ़ के आगे, दादेर धातोर घ। धातु यदि दकार आदि और अंत में हकार आ रहा है तो फिर हकार को ढकार न होकर के घकार आदेश होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही है, क्योंकि दुह दकार आदि है। तो ह को घ हो गया, तो अ दुघ और स और तिप का तकार। अब अगला कार्य, क्योंकि घकार होते ही धातु बन गई है, झषंत और एकाच भी है ये। तो अब इसके बश के स्थान पर भश कर लेंगे। परे क्या होना चाहिए, या तो सकार परे हो या ध्वा परे हो। तो हमने स आदेश किया था, चिली के स्थान में सकार मिल गया। तो इस तरह से द को हो गया, बश को हो गया भश, तो इधर हो गया ध। ख को हो गया था घ, तो धुघ। अब धुघ यहां जब बोलेंगे तो आगे जो स का स आ रहा है ये खर में आता है, तो खरीचे से यहाँ पर चर आदेश हो गया गकार के स्थान पर। तो चर में क्या आएगा, ककार कर देंगे, तो अधुक। अब ककार हो गया तो इण और कवर्ग से उत्तर प्रत्यय का सकार आ रहा है आगे। प्रत्यय ही तो है, एक सा आदेश हुआ है लेकिन स्थानीय पद से प्रत्यय ही माना जाएगा। तो घकार के स्थान पर, वो उसके सकार के स्थान पर आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो गया, बन गया अधोक्षत। उसने दूध दुहा। लिह आस्वादने, इस धातु से बनेगा अलिक्षत, उसने चाटा। अब यहां पर लिह धातु है ये दकार आदि है नहीं, तो यहाँ लेह से लुंग लकार ला करके चिली ला करके चिली को अक्सा हो गया, क्योंकि धातु युगपद भी है ये और शलंत भी है। जैसे दिह थी दोह थी, ऐसे ही ये है लिह। तो यहां पर अब होढ़ ही लगाएंगे, दादेर धातुर घ नहीं लगाएंगे। लेकिन रूप में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हम होढ़ से हकार को ढकार करते हैं तो ढकार को षढ़ो कहसी ककार कर देता है। दादेर धातुर घ से हकार को घकार करते हैं तो खरीचा ककार कर देता है। तो ककार तो दोनों अवस्था में ही हो जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्थल आएंगे जहां अंतर आ जाएगा। जैसे हमें बनाना है दोगधुम, दोगधा दोगधुम दोगधव्यम, तो दोगधा दोगधुम आदि बनाएंगे। और यहां पर यदि हम दादे धातुर्घ सूत्र न बनाए होढ़ से करें तो बन जाएगा दोगधा है, बनेगा ही नहीं। तो बहुत से स्थल ऐसे आएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ हम ढकार करें या घकार करें कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी सूत्र वही लगाएंगे जो लग रहा है। तो लिह धातु में लगाएंगे होढ़। तो क्या बन गया, ह के स्थान पर ढकार हो गया लिढ़, अडागम अ लिढ़ स तिप का तकार। गुण यहां भी नहीं होना है क्योंकि सकित है। अब षडो कहसी से ढकार को ककार कर लेंगे, यहां खरीचा नहीं लगाना है हमें। तो लिक ये हो गया, सकार परे है षडो कह सी, सकार परे होने से ककार हो जाता है। अब आदेश पढ़ते हो फिर यहां भी लग जाएगा ककार होते ही, तो अलिक्षत। तो ये जो सूत्र है, बहुत सी धातुएं ऐसी मिलेंगी जो शलंत और युगपद होती हैं, तो वहां पर ये स आदेश कर देगा। अब इसका अपवाद, क्योंकि सर्वत्र प्राप्ति होने लगी शलंत और युगपदों में, तो सबसे पहले सूत्र आया अपवाद के रूप में श्लेष आलिंगन है। लेकिन ये अपवाद को न कह करके इसको हम बोलेंगे नियमार्थ है, ठीक है ना, क्योंकि निषेध नहीं कर रहा है ये। निषेध को तो अपवाद कह सकते हैं, लेकिन यहां पर जब ये प्राप्ति हो रही होती है किसी सूत्र से और फिर भी सूत्र की रचना की जाती है
तो कोई ना कोई नियम निकलता है फिर उससे, क्योंकि श्लेष इगुपद भी है और शलंत भी है, तो पूर्व सूत्र से प्राप्त था ही। तो श्लेषः पंचम एक वचनांतम आलिंगने सप्तम एक वचनांतम। आलिंगने अर्थे वर्तमानात् श्लिष् धातोः उत्तरस्य चिलेः स्थाने क्ष आदेशो भवति लुङि परतः। धातु पाठ में धातु किस प्रकार से है ये? श्लेषालिंगने श्लेषालिंगने ही पड़ा हुआ है, वो दिवादी गण में है। तो फिर ये क्या सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि आलिंगन अर्थ में, तो आलिंगन में तो है ही वो, फिर क्या आवश्यकता थी कहने की आलिंगन अर्थ में? अच्छा जी, वो उदात्त धातु है, तो क्या हो गया? लेकिन दात अनुदात से क्या लेना देना? अनिट अनेक श्ली बार धातु नियम से पता नहीं। अनिटा अक्सा वाला, हाँ, तो श्लिष धातु धातु पाठ में श्लिष्यति वाले में बता रहे हैं, जो दिवादी गण वाली है। एक श्लिष भुआदी गण में भी है, और वो है श्लिषु, श्लिषु करके देखो, भुआदी गण में आएगी एक, और एक श्लेषा श्लेषण है ऐसा कुछ। वो तो उसमें है शायद चुरादी गण में, हाँ जी, 3 स्थानों पर है ना ये। हाँ जी, हमें देखना है श्लिष, श्लिषु है, श्लिषु भुआदी गण में, और दिवादी में श्लिष आलिंगन है, ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, श्लिष आलिंगने। भ्वादिगण में श्लेषु दाहे। श्लिष आलिंगन है, अनुदात्त है, कहाँ है उदात्त? अनुदात्त है, श्लिष आलिंगन है, फिर कुछ और धातुएं आगे पड़ी हैं, फिर आगे लिखा है इति अनुदात्ता उदात्तेतः। ठीक है, तो पूर्व सूत्र से प्राप्त था ही, और फिर भी यहां पर किया गया, और वही अर्थ लिया है जो सूत्र का, जो पाणिनि धातु पाठ में पढ़ रहे हैं, वही तो अर्थ है यहाँ पर, श्लेष आलिंगन है। तो अब इस तरह से नियम कैसे निकालेंगे हम कि आलिंगन जो अर्थ है ना यहाँ पर, इसके 2 भाग करेंगे। आलिंगन 2 प्रकार का आलिंगन, एक तो होता है जैसे प्रेम से हम माता पुत्री का जैसे आलिंगन उदाहरण दिया है इसमें, या बच्चे का आलिंगन कर लेते हैं, और एक आलिंगन ऐसा है कि कोई वस्तु लगी हुई है ऐसे ही, जैसे वृक्ष पर जतु लग जाती है, वहां चिपकी हुई है, चिपकना होता है ना किसी वस्तु का, किसी पर चिपकना, एक वो आलिंगन। तो वहां ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, बस इतने यही नियम निकालना पड़ेगा, ऐसे और कोई विशेष नियम तो नहीं है। अच्छा जी, श्लेषिता बनता है ना लुट में, हैं? श्लेषिता उदात्त श्लेष्ठा बन, श्लेष्ठा बनेगा, कहाँ बना हुआ है श्लेषिता? कहीं उदाहरण मिल रहा है इसका प्रयोग? और लिरिट में भी श्लेष क्षति बनता है, कहीं देखना ऐसे नहीं हो। अनिट दिया हुआ है उसमें, अनुदात्त दिया हुआ है धातु पाठ में, और जो उसकी है भुआदी गण की, भुआदी गण उसका तो अर्थ ही अलग है, हिंसा अर्थ है शायद उसका, जो भुआदी में है। श्लेषु दाहे, दाहे। अच्छा दाह, हाँ दाह अर्थ है उसका, तो दाह अर्थ वाली वो हो सकती है सेठ उदात्त। क्या दिया है, क्या दिया है उसमें देखो, भुआदी में 15 पृष्ठ पर, श्रीषु श्लेषु पुरुषु पुलुषु दाहे, ये है सेठ इत्युदात्ता उदात्तेतः। इसका बनेगा श्लेषिता, जलाएगा, ये तो ये अर्थ हो जाएगा जलेगा, इसका तो श्लेष्ठा ही बनेगा। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, तो आलिंगन जो यहाँ पर लेंगे हम, वो जैसे मनुष्य आलिंगन करते हैं एक दूसरे का प्रेम में, उस प्रकार का आलिंगन, उसमें ये क्ष आदेश होगा।
अब नियम क्या निकलेगा फिर कि अन्य यदि सामान्य रूप से कहीं कोई चिपकने वाला हम कोई बात कह रहे हैं तो उस अवस्था में स आदेश नहीं होगा। तो इस तरह से आश्लिक्षत माता पुत्री, माता ने पुत्री का आलिंगन किया, गले लगाना। तो यहां पर भी सिद्धि उसी प्रकार से होगी, श्लिष धातु से लुंग लकार ला करके चिली, और चिली को स आदेश हो गया, गुण होगा नहीं। और अब श्लिष यहां पर मूर्धन्य शकार आ रहा है तो सीधा षड का सी लग जाएगा प्रारंभ में ही, ठीक है ना। फिर आदेश प्रत्यय हो आश्लिक्षत। अब आया ये अपवाद रूप में बिल्कुल ही, न दृशः। तो न अव्यपदम दृशः पंचम एक वचनांतम दृशिर प्रेक्षणे इत्यस्मात् धातुः परस्य चिलेः स्थाने क्स आदेशो न भवति लुङि परतः। तो ये भी कैसी है, इगुपद है और शलंत है, क्स की प्राप्ति हो रही थी, निषेध हो गया। अब ये धातु है दृशिर, तो दृशिर में पाणिनि ने इकार और रेफ ये अनुबंध लगाए हैं, तो इसलिए इर की संज्ञा होती है इसमें, और इर की संज्ञा होने से धातु कहलाती है फिर इरित। तो इरित के लिए अलग सूत्र बनाया है, इसी आगे आएगा अभी, इरितोवा। इसी प्रकरण में जो इरित धातुएं हैं वहां पर चिली के स्थान पर, क्योंकि स का तो निषेध कर ही दिया तो सिच की ही तो प्राप्ति होगी, तो सिच की प्राप्ति में इरितोवा सूत्र विकल्प करके चिली के स्थान पर अंग आदेश करता है। विकल्प करके करता है तो दूसरे पक्ष में फिर जब अंग नहीं करेंगे तो चले सिच से सिच आदेश हो जाएगा। तो अब इसके दो रूप बनेंगे फिर। तो पहले अंग का ले लेते हैं, तो दृश धातु लुंग लकार चिली, और चिली के स्थान पर अंग, तो अ दृश अंग और तिप का तकार। अब यहां पर अंगित है तो गुण तो होगा नहीं, पिंगति च से रोक दिया जाएगा, तो कैसे करें, हमें तो गुण करना है, क्योंकि बिना गुण के तो बनेगा ही नहीं अदर्शत। तो क्या होना चाहिए फिर, रि दृशोंगी गुण, अलग सूत्र बनाया पाणिनि ने फिर कि ऋकारांत धातुएं और दृश, इन धातुओं में अंग परे होने पर भी गुण हो जाता है। तो दृश का बन गया दर्श, बन गया अदर्शत। क्या अर्थ हो गया, उसने देखा। अब दूसरे पक्ष में जब अंग नहीं किया तो चिल्हे सिच से सिच हो जाएगा, तो अ दृश सिच का सकार और तिप का तकार। तो धातु तो अनुदात्त है इसलिए ईडागम तो होगा नहीं, लेकिन अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट आगम हो जाएगा सार्वधातुक को। तो सिच के आगे ई और जोड़ देना है, तो सीत, सीत तो उधर आ गया, इधर धातु दृश्य है और आगे सिच है, तो यहां पर गुण की प्राप्ति हो रही है या नहीं, यहां तो गुण की प्राप्ति हो रही है ना। तो इसलिए यहां पर सूत्र इसको है सृजि दृशोर झली अम अकिति। सृज और दृश धातु इनको अम आगम हो जाता है, झली अकिति किद भिन्न झलादि प्रत्यय यदि आगे आता है तो सिच प्रत्यय है, कित है नहीं, झलादि है, तो दृश को हो गया अम आगम। कहां बैठेगा ये, द्रि के आगे, ठीक है ना। तो द्रि के आगे अ को और जोड़ दो तो एक और नीचे लगाना पड़ेगा फिर, तो बन गया दृश, दृश सीत। अब यहां पर दृश में वद व्रज हलंतस्याच होना चाहिए कि नहीं, वद व्रज हलंतस्याच। तो क्या करता है ये, हलंत धातु हो गई नहीं हो गई ये, और उसमें अच भी आ रहा है,
तो यहाँ पर वृद्धि होगी अब, क्योंकि नेटी सूत्र तो निषेध कर नहीं पाएगा, इडागम तो हुआ नहीं है। ठीक है, इडागम नहीं हुआ है तो वृद्धि तो होनी है फिर। इससे वृद्धि हो गई तो द्राश और द्राश शीत। अब अगला कार्य शकार है तालव्य, तो भ्रश्य भ्रश्य से मूर्धन्य कर लिया, षडो कसी से ककार हो गया, आदेश प्रत्यय हो। अद्राक्षीत। तो दो बन जाएंगे इस प्रकार से, एक अंक का और दूसरा सिच का। तो इस तरह से यही सूत्र अपवाद है मुख्य रूप से, और श्लेषालिंगने नियमार्थ हो गया। अब अगला सूत्र, इसका विषय अलग है। णी श्री द्रु सुरुभ्य कर्तरी चंग। तो णी श्री द्रु सुरुभ्य पंचमी बहुवचनांतम, कर्तरी सप्तम एक वचनांतम, चंग प्रथम एक वचनांतम। तो णी से तो यहां पर हम ण्यंत ले लेंगे, वो चाहे ण्यंत णिच हो या अन्य कोई हो, णी आना चाहिए बस, कोई अनुबंध नहीं लगाया है इसमें। तो केवल णिजंत हो ऐसा नहीं, और भी आ सकती हैं जहां भी णी आ रहा है वहां, जैसे णिंग है, णिच तो आ ही जाएगा। तो इसमें तीन धातुएं ले ली गई हैं अलग से। तो इसमें द्वंद्व समास कर लेंगे, णिश्च श्रिश्च द्रुश्च सृश्च इति णि श्री द्रु स्रवः तेभ्यः। तो ण्यंतेभ्यः, क्योंकि णी प्रत्यय है तो तदंत विधि हो जाएगी। ण्यंतेभ्यः श्री द्रु श्रु इत्यतेभ्यश्च धातुभ्यः उत्तरस्य चिले स्थाने चंगादेशो भवति। अब पीछे जो लुंगी आ रहा है, लुंगी की अनुवृत्ति, उसका एक विशेषण और जोड़ दिया है इसमें, कर्तरी। तो कर्तरी लुंगी परतः, अर्थात लह कर्मणि से भावे चाकर्म के भ्यः, जब हम प्रारंभ में लगाते हैं लकार लाते ही, तो वो लकार लुंग कर्ता में आया हुआ होना चाहिए। कर्म में और भाव में आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो पहले णिच का देखते हैं, ण्यंत धातु का। तो उसका दिया है उदाहरण, अचीकरत और अजीहरत। तो अचीकरत में ये सिद्धियां तो पीछे आ चुकी हैं, तो क्री धातु से लुंग लकार लाएंगे, ठीक है ना, चिली आएगा। लेकिन उससे पहले, हाँ उससे पहले लुंग से पहले णिच प्रत्यय लाएंगे। तो क्री से णिच प्रत्यय हेतु मति जैसे ला करके, और वहां बना लिया हमने वृद्धि आदि कार्य करके कारी। धातु संज्ञा करने के बाद अब लुंग लकार लाएंगे कारी से। तो कारी से लुंग लकार आया, चिली आ गया, चिली को इससे चंग कर दिया, अडागम है। तो अ कारी चंग का अ और तिप का तकार, ये स्थिति है। अब क्या करना चाहिए? णिच का लोप, णेरनिटी। हाँ, क्योंकि आठ धातु के है चंग और इडागम हुआ नहीं है उसको, तो णिच का लोप कर दिया तो रह गया कार। अब अगला कार्य, अब ह्रस्व भी करेंगे, णौ चंग्योपधाया ह्रस्व, ह्रस्व हो गया। तो अ कर और चंग का अ और तिप का तकार। अब यहाँ पर द्वित्व चंगी सूत्र से द्वित्व की प्राप्ति हुई। तो द्वित्व करते समय फिर वही स्थिति आ गई है द्विर्वचने ची, क्योंकि पर निमित्तक, और पर कैसा है यहाँ पर, वो ऐसा है कि द्विर्वचन निमित्तक भी है, चंकाकार आजादी भी है, द्विर्वचन निमित्तक भी है, और उसी को मान करके उपधा को ह्रस्व हुआ था। उसी को मान करके जो उपधा को ह्रस्व हुआ है, तो यहाँ पर द्विर्वचन ची से हो जाएगा रूपातिदेश। तो क्या आएगा प्रारंभ में अब? कर क्री, लेकिन हकार है। कार नहीं, कार में हम जब रूपादेश ह्रस्व हो गया ना, कर हो गया, तो कर से जब पीछे हटेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? कर से जब पीछे हटेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? कार क्री,
प्रारंभ में स्थिति क्या थी? क्री। हैं? णिच करने से पहले क्री। पहले क्री था, फिर कार हो गया, फिर रसो उसको हो गया, एक कदम नहीं आगे तो क्री आगे पीछे आगे क्री तो था तो कार हो गया, तो यहाँ तो ये तो किसको हुआ कार, किसको मान करके कार हुआ था? णिच को मान। कार ऋणी थी। तो णिच को मान करके कार हुआ था, तो णिच तो कोई द्वित्व का निमित्तक है नहीं। है? द्वित्व का निमित्त तो चंग है। तो चंग को मान के हमने कितना कार्य किया था? ह्रस्व ही तो किया है रसो। केवल। हाँ जी। ह्रस्व किया है और तो कुछ किया नहीं है। और णिच का लोप किया है। णिच का लोप किया है, ह्रस्व किया है। तो हम कह सकते हैं फिर कि यहाँ पर हम कार ले आएंगे। कारी ऐसा बना, मतलब कारी बना करके प्रथम एकाच को द्वित्व करेंगे ना, तो कार को द्वित्व करेंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक और भी नियम काम करता है। वो महाभाष्य में आया हुआ है कि हम जब णिच प्रत्यय करते हैं कहीं पर, तो उस अवस्था में जब द्विवचनची से रूपादेश करते हैं, ये द्विवचनची पर ही है महाभाष्य का वाक्य, किरणौ कृतम स्थानिवत भवति, कि आपने णिच परे रहते णिच को मान करके यदि कुछ किया है तो वो भी स्थानिवत हो जाता है। द्विवचनेची तो द्विवचन निमित्तक अच परे रहते, अजादि प्रत्यय परे रहते रूपादेश करता है। लेकिन जो महाभाष्य का वाक्य है कि णौ कृतम स्थानिवत भवति, इसको कई प्रकार से बोलते हैं अलग अलग। एक भाव है उसका, जो महाभाष्यकार कहना चाहते हैं, उसका तात्पर्य निकाला गया है कि णिच परे रहते भी स्थानिवत हो जाता है। णिच मान करके जो कार्य किया है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तो हम प्रारंभ में जो स्थिति रखेंगे अब द्वित्व करने के लिए क्री ले आएंगे सीधा, क्योंकि वृद्धि आदि भी वो भी पूर्व अवस्था में चले जाएंगे। परपर किया है, वृद्धि की है, वो भी पूर्व अवस्था में। तो अ क्री, इधर कर ही रहा, चंग का अ और टिप का तकार। अब कोई समस्या नहीं है, हम उरत लगा लेंगे। उरत लगा के फिर हलादि शेष कोशु, ठीक है ना। तो अ च कर और अत। अब इतना करने के बाद, सनवल। इतना करने के बाद अब क्योंकि वहां जो सूत्र आता है सनवत लघुनी चंग परे नगलो पे, तो चंग परे का अर्थ क्या है? चंग पर णिच परे रहते। णिच कहाँ से ले आए वहां पर हम? सूत्र क्योंकि निकाल के देख लो। णिच परे है? रहते ही चंग होता है, हाँ, इसलिए। तो वहां पर णिच परे रहते ही चंग होता है, यानी कि चंग आता ही तब है, धातु ण्यंत हो जाती है तब। ण्यंत धातु से उत्तर ही चिली को चंग होता है, नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसलिए चंग परक णिच अर्थ स्वयं ही निकल आता है। णिच की वहां णिच कहा नहीं है, णऊ कहा नहीं है, फिर भी अर्थ वही निकलता है। तो उस अवस्था में चंग परक णी है यहाँ पर स्थानीवत, उसके स्थानीवत करके प्रत्यय लक्षण मान करके। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? अभ्यास में, क्योंकि इकर। अभ्यास का प्रकरण है ये, तो अभ्यास में सन्वत कार्य होगा। सन पर रहते जो कार्य अभ्यास को होता है वही कार्य यहाँ हो जाएगा। तो अभ्यास में क्या करते हैं हम? सन पर रहते सन्यता से एकार करते हैं, वो एकार यहाँ भी हो जाएगा। तो पहले तो ह्रस्व एकार कर लिया हमने, तो ची बन गया। अब अगला भाग जो आ रहा है वो कर, उसमें लघु धातु अक्षर है, तो सनवल लघुनी, नहीं दीर्घ। ये दीर्घो दीर्घ। दीर्घो लघो। तो दीर्घो लघो से लघु धातु अक्षर जो अभ्यास में है उसको भी दीर्घ आदेश हो गया है, तो अची करत, उसने कराया, ये अर्थ निकलेगा इसका। अची करत, उसने कराया। ठीक इसी प्रकार से बनेगा अजीहरत, सारी प्रक्रिया ज्यों की त्यों है। तो ये दो उदाहरण तो हो गए ण्यंत के। आगे श्री द्रु श्रु, ये तीनों में एक जैसा रूप बनेगा। श्री में इयंग करेंगे, द्रु श्रु में उवंग करेंगे। अब यहां पर हमें णिच नहीं लाना है, पहले यहां सीधा श्री द्रु श्रु धातुओं से लुंग लकार आ जाएगा, चिली आएगा, चिली को ये सूत्र सीधा चंग कर देगा। और चंग करने के बाद अडागम अ, जैसे श्री को ले लें हम, अ श्री चंग का आकार तिप का तकार। अब गुण तो होगा नहीं,
तो यणादेश की प्राप्ति हो रही है, यणादेश का अपवाद बैठा हुआ है, अचिष्णु सूत्र। तो उसने ई के स्थान पर ईयंग कर दिया, लेकिन उससे पहले यहां पर द्वित्व कर लेंगे, यहां कोई समस्या नहीं है अब। तो द्वित्व करके हलादि शेष शी श्री, फिर ईयंग करके अशिष श्रीयत। ठीक इसी प्रकार से ध्रुव धातु से अदु ध्रुवत, यहां उभंग हो गया। श्रु धातु से असु श्रुवत। तो श्री धातु का अर्थ क्या है? श्री सेवायाम, ये सेवा अर्थ में आती है। और ध्रु धातु किस अर्थ में आती है? गतौ, ध्रुगत, दुद्रु गतौ, ये गति अर्थ में आती है, तो वह गया, ये अर्थ हो जाएगा। और श्रु धातु ये टपकने अर्थ में आती है, कोई टपकती है ना, जैसे श्रवण हो रहा है, कहीं पर कुछ गिर रहा है नीचे को एक एक बूंद करके, तो असुश्रुवत, टपक गया, ये इस अर्थ में आएगी। और बहुत लगता है सूत्र, ये बहुत क्यों लगता है? क्योंकि इसमें णी पड़ा हुआ है, इसलिए। तो जितनी भी णियंत धातुएं हैं सर्वत्र लुंग लकार में चिली को चंग आदेश करता है ये। आगे विभाषा धेट श्व्यो, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, धेट श्व्यो षष्ठी द्विवचनांतम। इसमें एक चीज और भी है, णी श्री द्रुसृभ्यः कर्तरी चंग में एक परिभाषा आती है। वैसे इस सूत्र पर इसलिए दी गई है, वो एक वार्तिक आता है, परिभाषा नहीं, कार्य का कह रहा हूं, कार्य का आती है। इस पर एक वार्तिक आता है, कमे रूप संख्यानम, कि कम धातु से भी चिली के स्थान में चंग आदेश कहना चाहिए। कम धातु है ना, जैसे यहाँ पर श्री द्रु श्रु 3 धातुएं पड़ी हैं, कम धातु तो पड़ी नहीं है इसमें, तो वार्तिककार कहता है कम धातु से भी आप चंग आदेश करो। लेकिन कम धातु से हम उधर ये भी देखते हैं कि जो पीछे सूत्र आया था कमेरणिंग, पीछे आ चुका है ना, कम धातु से ऋणिंग प्रत्यय होता है स्वार्थ में ही। लेकिन आगे सूत्र वो भी है, आयादय आर्ध धातु के बाद आर्ध धातु प्रत्यय आगे आते हैं, तो ये आय आदि, आय आदि में कमेरणिंग कर्णिंग भी आ गया था, तो विकल्प से भी कहे गए हैं वो। तो यहाँ पर जिस पक्ष में हम आय आदि आदेश नहीं करेंगे, वो इणिंग नहीं करेंगे, तो उस पक्ष में कम धातु से चिली के स्थान पर चंग आदेश कर लेंगे वार्तिक से। तो क्या रूप बनना चाहिए अगर हम चिली के स्थान पर चंग कर लें कम से उत्तर? तो अच्छा का मत, क्यों अच्छी का मत क्यों नहीं बनेगा? अच्छी का मत, आत्मने पद की है ये, तो तिप तिप नहीं है, त है। अच क म त, अ कम चंग का अ और त, कम को द्वित्व कर लेंगे, अच क म त। तो अची का मत क्यों नहीं बना? अरे तो सनवल लघुनी चंग पर नगलो पे चंग परक णिच चाहिए ना उसको, चंग परक णी, यहाँ णिच थोड़ी किया है हमने। तो अचा का मत। अच्छा, और दूसरे पक्ष में क्योंकि आय प्रत्यय विकल्प ऋणिंग प्रत्यय आयादय आर्ध धातु के वासे विकल्प से होता है, तो हम ऋणिंग प्रत्यय करके भी तो बना सकते हैं। तो ऋणिंग प्रत्यय करके बनाएंगे तो उस अवस्था में ये वार्तिक लगाना पड़ेगा हमें, कमे रूप संख्यानम। फिर तो ऋणी श्री दुष्भ्या में णी कहा ही है, इस ऋणी में ऋंग भी आ गया, तो वहां क्या बनेगा फिर? जब णी आ गया तो णी श्री द्रुसुभ्य से चंग करेंगे अब, और इससे चंग करेंगे तो सनवल लघुनी चंग परे नगलो पे ये भी लगेगा, दीर्घो लघु भी लगेगा, तो क्या बनेगा फिर? अची का माता। तो 2 बन गए। अनमोल तुम बोलते नहीं हो कोई भी शब्द, थोड़ी सहायता किया करो मेरी। तो अच का मत और अची का मत, तो इसमें सरल कौन सा है दोनों में? अच्छा का मत, ये सरल है, ये सरल है, वार्तिक याद रहेगा तो बोल पाओगे इसको, कमे रूप संख्यानम।
सरल तो वो है अची का मत, वहां भारतीय को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय को याद करने का काम बढ़ गया ना इसमें। अरे सामान्य रूप से कमेरनिंग लगा करके और सीधा निश्चित दूसरे जो है सामान्य ही सूत्र हैं सारे ये, इनको लगा के बना लिया हमने अची का मत। अच का मत कठिन है, तो उसकी प्रशंसा करने के लिए कि अच का मत यदि कोई जान रहा है, उसकी प्रशंसा करने के लिए कारिका आती है कि नाकम इष्टम सुखम यान्ति, नाकम इष्टम सुखम यान्ति सुयुक्तैर वडवा रथैहि अथ पत काशिणो यान्ति ये अचिकमत भाषिणः। अर्थात जो वैयाकरण अच कमत ये जानते हैं, ये प्रयोग करते हैं, तो नाकम इष्टम सुखम यान्ति वो स्वर्ग को जाते हैं। कैसे? सुयुक्तैर वडवा रथैहि, घोड़े रथ आदि में अच्छी प्रकार से बैठ करके, और वो स्वर्ग की यात्रा करते हैं। और जो केवल अची का मत बोलते हैं, जिनको कमेरूप संख्यानम वार्तिक का ध्यान ही नहीं है, वो कैसे जाते हैं स्वर्ग को? वो पैदल जाते हैं, पथ काशिणो, पथ काशी। कश धातु गति अर्थ में आती है, तो पथ काशिणो यान्ति। तो याद कर लेना ये, अगर स्वर्ग जाना है तो अच का मत बोलना है, अगर रथ पे बैठ के जाना है तो, पैदल जाना है तो अची का मत बोल देना। नाकमिष्टम सुखम यान्ति सुयुक्तैर्वडवा रथैहि अथ पत्काशिनो यान्ति ये अची का मत भाषिणः। चलो आगे है विभाषा धेट्ष्व्योः। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, धेट्ष्व्योः षष्ठी द्विवचनांतम। अब यहाँ षष्ठी दी है लेकिन पंचमी के अर्थ में ही मानेंगे इसको। तो धेट्च श्विश्च इति धेट्ष्वी तयोः धेट्ष्व्योः। तो धेट धातु पान अर्थ में आती है, धेट पाने, और श्वी टू ओश्वी गति वृद्धियो हो। इत्येताभ्याम उत्तरस्य चले स्थाने चंग आदेशो भवति विभाषा विकल्पेन। लुंगी परतः, ऊपर से कर्तरी भी आ रहा है, कर्तृवाचिनी लुंगी परतः। तो इस तरह से पूर्व सूत्र से, पूर्व सूत्र से जो चंग हुआ था वो तो नियंतों से होता है, ठीक है। और वहां पर उसके अतिरिक्त 3 धातुएं और जोड़ दी गई थी, श्री द्रु श्रु। तो इनको तो प्राप्त था ही नहीं, धेट और श्वी को। तो यहां इस सूत्र से प्राप्ति भी कराई जा रही है और दूसरा विकल्प भी साथ में है। तो ये सूत्र कोई उसका ना अपवाद है ना कुछ है, ये तो एक अलग से अपने विषय को बोल रहा है। तो धेट धातु को देखते हैं पहले। तो धेट धातु में क्योंकि विकल्प से कर रहा है ये, जिस पक्ष में हम चंग करेंगे पहले उसको देखेंगे। तो धेट धातु से लुंग लकार ले आए और चिली आ गया, चिली को इससे चंग कर दिया। अडागम है, स्थिति क्या है? अ धे चंग का अ और तकार। तो धे को तो धा कर ही लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आधे च उपदेशे अशिति, आर्धातुक है ना चंग, इसलिए तो इसको आकार हो गया। तो अधा, अब आकार होते ही चंग प्रत्यय ङित है, आजादी भी है, तो आकार का क्या करेंगे फिर? हाँ तो लोप इटी च, आकार का तो लोप हो ही जाएगा, वो कहाँ बचेगा फिर? तो क्या स्थिति बन गई? अ और धा का धकार ही रह गया केवल अब तो, ठीक है ना। आकार का तो लोप हो गया और चंग का अ और तिप का तकार। अब बताओ यहाँ पर हम तिप तो कर पाएंगे? अब यहाँ तो स्पष्ट ही हमें लगाना ही है द्विवचनेची, बिना उसके अची ही नहीं मिलेगा। तो द्विवचनेची से रूपातिदेश हो गया, अ धा धकार और फिर अत। अभ्यास का कार्य ह्रस्व और अभ्यासे चर्च, बस ज्यादा कार्य नहीं है। तो रूप बन गया अदधत, उसने धारण किया। अब दूसरा पक्ष ले लो।
तो दूसरा पक्ष जब चंग आदेश नहीं किया जाएगा तो अच्छा, स्पष्ट जो है कि भेद चलिए पाने है ना उसने है। भेद पाने है ना उसने पिया। हाँ हाँ, पिया, ठीक है, धारण किया नहीं, पिया। अदधत माने उसने पिया, भेंट पानी ही लिया जाएगा। तो दूसरे पक्ष में जब चंग आदेश नहीं हुआ तो चिली को सिच हो गया। तो धा, सिच का सकार और तिप का तकार। अब ये स्थिति है। अब यहां क्या हुआ कि अस्थि सिचो प्रत्यय लगना चाहिए था, लेकिन यहां सिच को ही गायब कर दिया गया। और उसका सूत्र कौन सा है? सिच का लुक हम किससे करते हैं? तो सामान्य सूत्र वही निकलता है मुख से, गाति स्था घू पा। तो घू में आ गई है, लगा सकते हैं इसको, है ना। गाति स्था घू पा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु। लेकिन इसके आगे ही सूत्र पाणिनि ने एक और बना दिया, बोलो। विभाषा घ्राधेक्षाच्छास। विभाषा घ्राधेट साच्छासः। तो धेट को इसमें ले लिया है। तो घू कहने पर भी ये इसका विषय बन गया, क्योंकि विकल्प से करना है हमें सिच का लोग, वो तो नित्य कर देगा गातिस्था गुपा। तो इससे जिस पक्ष में सिच का लुक कर दिया, अब लग जाएगा अस्थि सिचो प्रत्यय। अब तो लग ही नहीं पाएगा, सिच है ही नहीं यहां पर। तो कोई बात नहीं, रूप बन गया अधात, कुछ भी नहीं करना है, सिच तो हट गया, टिप का तकार है आगे। अब दूसरा पक्ष ले लो, क्योंकि विभाषा घ्राधेट साच्छासः ने विकल्प से सिच का लुक किया था। तो जिस पक्ष में वो सिच का लुक नहीं करेगा तब क्या स्थिति बनेगी? तो धा धा सिच और सिच का सकार और तिप ई का तकार। तो अब यहां क्या करेंगे? ईड अस्थि सिच होगा। अब तो अस्थि सिचो प्रत्यय लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये धातु आकारांत भी तो है, आदेच उपदेश रीति से आकारांत बन चुकी है ये। तो धा और सिच का सकार और ईट और तिप का तकार। तो क्या करना चाहिए आकारांत होने से? यम रम नमाताम सच्च। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना होता है। तो यम रम नमाताम सच ये दो कार्य करता है। इडागम ये दो कार्य क्या करता है कि सक का क्या करता है? ये आगम। यम रम नमाताम षष्ठी है ना यहाँ पर, इनको सक आगम करेगा तो आद्यंत उटकित से इन्हीं के आगे आएगा अंत में, कित होने से सक आगम कित है ना। तो एक कार्य तो इसका हुआ सक आगम करना, तो धा के आगे सकार को लिख दो। अब ये धा के आगे सकार है, ये सक का सकार है, सक में सकार बचता है केवल। लेकिन दूसरा कार्य इसने एक और किया कि आगे जो सिच प्रत्यय है उसको इडागम भी कर दिया इसने। अब उसको इडागम कर दिया तो कोई बात नहीं है, अब हम सिच को जो है ईट और ईट ईटी ईट और ईट के बीच में आ गया है ना, उसका लोप कर देंगे, तो उधर ईत रह गया। तो इस तरह से बन गया अधासीत। अब कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है कि यहाँ पर हम सक का आगम न भी करें तब भी तो यही रूप बनना था अधासीत, और सक आगम कर दिया तब भी यही रूप बनना था। चलो ठीक है, यही बनना था, लेकिन द्विवचन में क्या बनेगा फिर? अधाशिष्टाम। तो द्विवचन में तो अंतर आ जाएगा। अगर हम द्विवचन में ये न करें सक आगम तो सिच को इडागम भी नहीं होना है फिर। इसने क्या किया कि इडागम भी तो करवा दिया ना सिच को। तो देखो धा के आगे जो सकार आ रहा है सक का, उसके आगे ई दिखाई दे रहा है नहीं, अधा सिष्टाम, और सिच का सकार भी है। तो इस तरह से ये बनता है अधासीत। तो तीन बन गए इसके, अदधत अधात और अधासीत। तीन ही बनेंगे श्वी धातु के भी। यहां भी कुछ ऐसी कहानी है इसकी। तो श्वी धातु में जिस पक्ष में हम चिली के स्थान पर चंग आदेश कर लेंगे
तो पहले उस पक्ष को देखते हैं। तो श्वी धातु है, आगे लुंग लकार लाए, लुंग के चिली आ गया और चिली के स्थान पर चंग कर लिया। अब क्या करेंगे? गुण करेंगे, जित करेंगे, जित। चिली के स्थान पर हमने क्या किया है? चंग। चंग किया है। तो चंग करके अ श्वी और चंग का आकार और तिप का तकार। तो श्वी को गुण तो हो नहीं पाएगा क्योंकि चंग कैसा है? नित है। तो द्वित्व कर लिया हमने चंगी से। तो श्वी श्वी हलादी शेष करके शिश्वी। तो शिश्वी बना करके अब आगे जो चंग का आकार है तो इयंग आदेश कर लेंगे। अब गुण तो होगा नहीं, इयंग हो जाएगा। तो इयंग करके बन गया, जैसे पीछे बना था ना अशिश्रियत णिश्रिय द्रुश्रभ्य कर्तरी चंग, ठीक वही प्रक्रिया है। यहां बन गया अशिश्वियत। अब क्योंकि इसने विकल्प से किया है चिली को चंग आदेश विभाषा धिष्व्यों ने, तो जिस पक्ष में चिली को चंग नहीं करेंगे, अब देखो क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि उस अवस्था में इस धातु की गणना एक अन्य सूत्र इसी प्रकरण में आएगा, वहां भी की हुई है और विकल्प से वहां पर वो चिली को अंग आदेश करता है। सूत्र है ज्री स्तंभु मृचु मुलुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्वी भ्यश्च। श्वी वहां भी आ गई। और ऊपर क्या चल रहा है उसके प्रकरण? कुशादि द्युताद्य लितः परस्मै पदेशु, हाँ अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्य होंगे, यहां से अंग का चल रहा है प्रकरण। ठीक है। तो वहां पर ज्री स्तंभु से जिस पक्ष में हमने चिली को अंग आदेश कर लिया, पहले उसको देखते हैं। तो अड आगम श्वी और चिली को कर लिया अंग, तो श्वी और तिप का तकार, ये स्थिति है। अब गुण तो होगा नहीं श्वी को, तो क्या हो सकता है फिर? अब ई अंग की ही तो प्राप्ति हो रही है। क्या बनना चाहिए? अश्वियत। लेकिन यहां तो कुछ हो रही है, अश्वत। तो यहां पर पाणिनि को एक अलग से सूत्र बनाना पड़ा है केवल इसी धातु के लिए, श्वी के इकार के स्थान में अकार आदेश करने के लिए। अंग पर रहते, तो देखो अंग पर रहते जो कार्य प्रारंभ होते हैं तो कहां से प्रारंभ होते हैं? ऋदृशोंगी गुण। यहां से अंगी की अनुवृत्ति चल पड़ती है। बोलो आगे इसके अब। ऋदृशोंगी गुण, पुनरावृत्ति करके आया करो अष्टाध्यायी की रोज प्रातः काल को। अस्य ते स्थुक, उसके आगे श्वयते रह, श्वयते है अह, अंगी ऊपर से आ रहा है। अंग प्रत्यय परे होता है तो श्वी धातु के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है, तो इससे आकार हो गया है। तो अ श्व और चंग का अंग का अ और तिप का तकार। अब दो आकार हैं तो अतो गुणे से पररूप कर दो। क्या बन गया? अश्वत बन गया। तो ये कब बना है? जिस पक्ष में हमने ज्री स्तंभु सूत्र से चिली के स्थान पर अंग आदेश कर लिया, लेकिन वो भी विकल्प से कर रहा है। कहां से आ रहा है उसमें विकल्प? इरितोवा, इरितोवा से वा की अनुवृत्ति जा रही है उसमें। अब फिर तीसरा एक रूप और बनेगा जिस पक्ष में हम चिली को अंग नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो चिली को सिच हो जाएगा। फिर अब सिच में क्या स्थिति बनती है? कि अ श्वी सिच का सकार और तिप का तकार। अब ये धातु है सेठ, तो इडागम भी होगा अब तो। इडागम होगा, उधर ईट भी होगा। ये सारे कार्य होने या नहीं होने हैं? और ईटा ईटी से सिच चला भी जाएगा। तो उधर स्थिति क्या है? ईत, अ श्वी ईत। लेकिन यहां पर अब श्वी की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि सिच हम आगे ले रहे हैं, इस प्रत्यय लक्षण से सिच तो दिखाई दे ही रहा है।
तो क्या होना चाहिए अब? तो श्वी को वृद्धि होनी चाहिए या नहीं, सिच वृद्धि परस्मैपदेषु से। लेकिन वहां पर क्या करेंगे अब? इसका सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने। इण्यन्तक्षणस्य जागरणे श्वियेति। हाँ, तो नेटी के आगे आ रहा है ये, क्योंकि नेटी जो निषेध करता है ये वद व्रज हरंतस्याचः का करता है ये। और यहां सीधे सिच वृद्धि ही लग रहा था। तो सूत्र आगे जो बनाया है, हम्यंत क्षण श्वस जागरणी श्वी और एदित, तो श्वी यहां भी पड़ी हुई है, तो इन धातुओं को भी वृद्धि नहीं होती, इसने रोक दिया। अब वृद्धि रोक दी है तो फिर क्या हो जाएगा? अब श्वी को गुण तो हो ही जाएगा ना, गुण को थोड़ी रोकेगा ये, तो गुण हो जाएगा श्वी को, तो बन गया श्वे, और आय आदेश कर दो, बन गया नहीं, अश्वईत, अश्वईत बन गया। तो तीन रूप बने इसमें, अशिश्वियत, अश्वत और अश्वईत। उसके भी तीन बने थे, धाके, अदधत, अधात, अधासीत। तो इस तरह से ये चिली का जो चंग आदेश चल रहा है, आगे और भी जाएगा अभी, तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। आचार्य जी, यहाँ अश्वयुत में गुण गुण किससे करेंगे? करने के सूत्र कौन से हैं? सारा धातु का धातु गुण। तो ये क्या असमर्थ दिखाई दे रहा है? इडागम है ना, मतलब अच्छा, सिच को। इडागम, इडागम होता है तो ये नहीं करता है ये, है? सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे रहते करेगा, इडागम होगा तो हुआ तो आर्धातुक को ही है, सिच को। इडागम से कोई बाधा नहीं आती है, यही यही करेगा गुण। इगंतंग है ना, इगंतंग को गुण होता है सार्वधातु को आर्धातुक प्रत्यय परे रहते, बड़ी सरलता से हो जाएगा, इससे कोई बाधा नहीं है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ